नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही फैसिनेटिंग और रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दोस्तों, इस थ्योरी को सबसे पहले 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था। उस समय दुनिया के साइंटिस्ट का मानना था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन हमेशा से वैसे ही थे जैसे आज दिखते हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स को एक परमानेंट स्टैटिक फीचर समझा जाता था। लेकिन वैगनर ने इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट फिक्स नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे मूव करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि करोड़ों साल पहले कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। ये जाइंट लैंड मास कहलाता था पेंजिया, यानी कि पेंजिया एग्जिस्ट करता था 200 से 250 मिलियन साल पहले। और समय के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा और उसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग दिशाओं में ड्रिफ्ट करने लगे। इन्हीं ड्रिफ्टिंग पीसीस ने धीरे धीरे आज के कॉन्टिनेंट्स का रूप लिया। दोस्तों, सोचिए उस समय का साइंटिफिक माइंडसेट। उस एरा में ये बिलीव किया जाता था कि माउंटेन, सी और कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसे ही एग्जिस्ट करते आए हैं। अर्थ को स्टैटिक और अनचेंजिंग समझा जाता था। ऐसे समय में वैगनर का कहना था कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। ये सचमुच एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने न केवल पुरानी धारणा को चैलेंज किया, बल्कि एक पूरी नई पर्सपेक्टिव भी दी। ऑफ कोर्स उस समय की थ्योरी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज वैगनर के पास एक क्लियर मैकेनिज्म नहीं था ये एक्सप्लेन करने का कि कॉन्टिनेंट्स मूव कैसे करते हैं। बट स्टिल उनकी सोच ने जियोलॉजी में एक नया डोर खोल दिया। लेटर ऑन 20th सेंचुरी के मिड में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई, तो साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि वैगनर की हाइपोथेसिस बिल्कुल सही दिशा में थी। और प्लेट टेक्टोनिक्स ने पूरे मैकेनिज्म को समझाया, जैसे मेंटल कन्वेंशन करंट्स। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ही रखा था। पहले देखते हैं इस थ्योरी की इंपोर्टेंस को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन ही नहीं समझाई, बल्कि बहुत सारे पजल सोल्व किए हैं। इसने एक्सप्लेन किया कि क्यों डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर फॉसिल्स और रॉक मिलते हैं। इसने बताया कि कैसे माउंटेन रेंजेस फॉर्म्स होते हैं जब कॉन्टिनेंट्स कोलाइड्स करते हैं। इसने ओशंस के डेवलपमेंट और पुराने क्लाइमेट्स को भी समझाया। इस तरह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सिर्फ एक जियोग्राफी का आइडिया नहीं था, बल्कि ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क था जिसने अर्थ की हिस्ट्री, क्लाइमेट, लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन और जियोलॉजी सबको जोड़ा। पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। ये जानना जरूरी है क्योंकि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी अचानक से नहीं आती। उसके पीछे हमेशा ऑब्जर्वेशंस, आइडियाज और डिबेट्स की लंबी हिस्ट्री होती है। दोस्तों, सबसे पहले 1596 में फ्लेमिश कार्टोग्राफर अब्राहम ओटिलियस इसने हिंट दिया था कि कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए रहे होंगे। जब उन्होंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टलाइन देखे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये दोनों एक दूसरे से परफेक्टली फिट हो सकते हैं, यानी बिल्कुल जिगशा पजल की तरह। उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद पहले ये दोनों जुड़े हुए थे और बाद में अलग हुए हैं, लेकिन उस समय उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। इसलिए ये सिर्फ केवल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बनकर रह गया। फिर भी ओटिलियस की ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने आने वाले वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया और यही आइडिया बाद में वैगनर के थ्योरी का फाउंडेशन बना। दोस्तों, अब चलते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत में। ईयर 1912 में एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और पोलर रिसर्चर अल्फ्रेड वैगनर ने इस आइडिया को साइंटिफिक रूप दिया। वैगनर ने जियोलॉजी, प्लेंटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी इन तीन अलग अलग फील्ड्स में एविडेंस कलेक्ट किए। उन्होंने देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर एक जैसे फोसिल्स, रॉक्स और ग्लेशियल फीचर्स मिलते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके उन्होंने प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट्स वास्तव में मूव करते हैं। वैगनर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने इस स्कैटर्ड एविडेंस को कंसोलिडेट करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में पेश किया और यहीं से ये आइडिया एक फॉर्मल साइंटिफिक हाइपोथेसिस बन गया। वैगनर ने कहा कि करोड़ों साल पहले, लगभग 200 मिलियन साल पहले, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया पेंजिया। इस पेंजिया को उन्होंने डिवाइड किया दो बड़े हिस्सों में, नॉर्थ के अंदर लुराशिया और साउथ के अंदर गोंडवाना लैंड। समय के साथ साथ ये दोनों भी टूटे और ड्रिफ्ट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। यही ड्रिफ्टिंग पीसीस धीरे धीरे आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। इस तरह वैगनर ने पहली बार हमें एक हिस्टोरिकल विजन दिया कि कॉन्टिनेंट्स की कहानी कैसे शुरू हुई थी और आज के वर्ल्ड मैप तक ये कहानी कैसे पहुंची। अब दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि वैगनर की थ्योरी इनिशियली एक्सेप्ट नहीं हुई। उस समय के जियोलॉजिस्ट ने उनकी हाइपोथेसिस को काफी क्रिटिसाइज किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैगनर कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग का मैकेनिज्म नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट सॉलिड ओशनिक क्रस्ट को प्लफ करते हुए मूव करते हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने इसे अनरियलिस्टिक माना क्योंकि उनके हिसाब से इतनी मैसिव लैंड मास को मूव करने के लिए बहुत बड़ी फोर्स चाहिए होगी और उस समय कोई कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी।
इस वजह से अर्ली 20th सेंचुरी में वैगनार की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी दशकों बाद जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई तो साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि वैगनार का आइडिया विजनरी था और उनका हाइपोथेसिस सही दिशा में जा रहा था। दोस्तों जब वैगनार ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी तो उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म सजेस्ट किए। उन्होंने कहा कि शायद अर्थ की रोटेशन से बनने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर की तरफ खिसका रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शायद सन और मून का टाइडल ड्रैग यानी कि उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो खिसक रहे होंगे। लेकिन उस समय के साइंटिस्ट ने इन दोनों एक्सप्लेनेशंस को काफी कमजोर माना। उन्होंने कहा कि ये फोर्स इतने पावरफुल नहीं हो सकती कि इतने मैसिव लैंड मास को सॉलिड ओशनिक क्रस्ट के ऊपर से ड्रैग कर सके। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से वैगनार की थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि आइडिया काफी ब्रिलियंट था लेकिन उसका जो कन्विंसिंग मैकेनिज्म था वो मिसिंग था। जब 1960s में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई, इस थ्योरी ने वैगनार के जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया कि कॉन्टिनेंट्स अकेले ड्रिफ्ट नहीं करते बल्कि वे रिजिड लिथोस्फीयर प्लेट्स के हिस्से हैं जो पूरे ग्लोब पर स्लोली मूव कर रही हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट को ड्राइव करते हैं मेंटल कन्वेंशन करंट्स। मेंटल कन्वेंशन करंट्स जो है वो अर्थ के कोर से निकलने वाली ट्रेमेंडस हीट है जो मेंटल के अंदर कन्वेंशन करंट बनाती है। हॉट मटेरियल ऊपर उठता है और कूल मटेरियल नीचे सिंक हो जाता है। ये स्लो सर्कुलेशन लिथोस्फेरिक प्लेट्स को अपने साथ ड्रैग करती है और यही वो इंजन है जिसने मिलियंस ऑफ ईयर तक कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराया है। हालांकि इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर। उसके अलावा दूसरा जो सही मैकेनिज्म है जो 1960s के बाद में पता लगा वो है रिज पुश। मिड ओशियनिक रिजेस पर जब नया क्रस्ट बनता है तो वह गर्म और हल्का होता है। जैसे जैसे वह कूल होकर डेंस बनता है वह रिज से दूर धकेलने लगता है, यानी नया क्रस्ट अपने आप प्लेट्स को पुश करता है। उसके बाद अगर बात करें स्लैब पुल की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है स्लैब पुल। जब डेंस ओशनिक प्लेट सबडक्शन जोन पर मेंटल के अंदर सिंक करती हैं तो वह अपने साथ पूरी प्लेट को खींच ले जाती हैं। ये पुलिंग फोर्स कॉन्टिनेंट्स को मूव करने में मेजर रोल प्ले करता है। अगर बात करें ग्रेविटी के रोल की तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी भी मदद करती है। डेंसर लिथोस्फीयर नेचुरली नीचे खिसकने की कोशिश करती है और मेंटल के अंदर सेटल होती है। इस तरह ग्रेविटी भी प्लेट्स की डाउनवर्ड मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है। हालांकि इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए डिस्कस किया है कि वैगनार कहाँ पे गलत था और उसकी थ्योरी को कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ठीक किया। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन एविडेंसेस की जिनके आधार पर अल्फ्रेड वैगनार ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट किया। वैगनार ने कई अलग अलग फील्ड्स जैसे कि जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब से जो क्लूज इकट्ठे किए और दिखाया कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक साथ जुड़े हुए थे। अब हम एक एक करके इन्हीं एविडेंस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जिग्सा फिट का एविडेंस। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टलाइन एक दूसरे से ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट होती हैं, जैसे पजल के दो टुकड़े हों। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी अटलांटिक ओशन के दोनों साइड पर अलाइन होते हैं। ये फिट इतना स्ट्राइकिंग है कि लगता है कि कॉन्टिनेंट्स कभी फिजिकली जुड़े हुए थे और बाद में अलग हो गए। यही सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल एविडेंस था जिसने वैगनार को ये सोचने पर मजबूर किया कि एक टाइम पे सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ में थे। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल एविडेंस। दोस्तों जियोलॉजी से भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मिले हैं। नॉर्थ अमेरिका की अपलाशियन माउंटेन्स जो हैं वो सीधे अलाइन करती हैं यूरोप की कैलेडोनियन माउंटेन्स से, यानी दोनों माउंटेन्स रेंज एक ही सिस्टम के हिस्से थे और बाद में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट्स ने इन्हें अलग अलग कर दिया। इसी तरह ब्राजील के रॉक बेल्ट्स की एज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बिल्कुल मैच करती है वेस्ट अफ्रीका की रॉक से। ये सिमिलरिटी रैंडम नहीं हो सकती, ये प्रूव करती है कि दोनों कभी कनेक्टेड रहे होंगे। अगर बात करें ग्लेशियल एविडेंस की तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, इन सभी जगहों पर टिलाइट डिपॉजिट मिले हैं। ये ग्लेशियल डिपॉजिट बताते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी साउथ पोल के पास थे। एग्जाम्पल के लिए इंडिया जो है गोंडवाना सिस्टम का हिस्सा था जो कि बिल्कुल सिमिलर है अफ्रीका और अंटार्कटिका के डिपॉजिट से। इसका मतलब ये है कि सारे लैंडमास पहले सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। अब बात करते हैं फॉसिल एविडेंसेस की। ये सबसे कन्विंसिंग प्रूफ था। एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल मेसोसोरस के फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में मिलते हैं। दोस्तों ये एनिमल फ्रेश वाटर में रहता था और अटलांटिक ओशन जैसा बड़ा बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ है उस समय दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। इसी तरीके से फॉसिल प्लांट ग्लोसोप्टेरिस अफ्रीका, साउथ अमेरिका,
इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। इतनी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव करती है कि ये सारे रीजन कनेक्टेड थे। इसके अलावा लैंड रेप्टाइल्स जैसे लिस्टोसोरसस और सिनोनेथस ये रिमेन्स मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पर पाए गए हैं। ये जो स्पीसीज हैं पानी पार नहीं कर सकते थे, तो फॉसिल इतने दूर कैसे मिले? आंसर सिंपल वही है कि एक टाइम पे सभी लैंडमार्क इकट्ठे थे। दोस्तों अब सबसे फैसिनेटिंग है क्लाइमेट का एविडेंस। आज जिन रीजन्स को हम ट्रॉपिकल कहते हैं जैसे इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं। इससे प्रूव होता है कि ये रीजन कभी पोल्स के पास थे। दूसरा एग्जांपल है कोल डिपॉजिट्स इन अंटार्कटिका। कोल तभी बनता है जब वहां पे डेंस फॉरेस्ट और स्वाम्पी क्लाइमेट हो। दोस्तों इमेजिन कीजिए आज का जो आईसी अंटार्कटिका है कभी इक्वेटर के पास था और वहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रो करते थे। इसी तरह प्लेसर डिपॉजिट्स का एविडेंस भी है, जिसका एग्जांपल है घाना में मिले गोल्ड डिपॉजिट्स डायरेक्टली लिंक होते हैं ब्राजील से, यानी सेपरेशन से पहले दोनों का कॉमन ओरिजिन था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।